नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। राहत इंदौरी की एक बहुत मशहूर लाइन है, लगेगी कि आग तो आएंगे कई, घर जद में यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये लाइन आज अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, अमेरिका के दोस्तों के लिए, सहयोगियों के लिए बिल्कुल मुफीद हो चुकी है। अमेरिका ने आग लगाकर ये सोचा कि मिडिल ईस्ट में सब कुछ शांत रहेगा, ईरान सरेंडर कर देगा, ईरान हथियार डाल देगा। लेकिन उस आग की जद में अब पूरा मिडिल ईस्ट है, अमेरिका भी है, इजराइल भी है। इजराइल अमेरिका ने ईरान में आग तो बरसाई, लेकिन ये आग की लपटें उनके घरों तक पहुंच रही हैं। ईरान हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ईरानी ड्रोन की चपेट में कई एयरबेस और बड़ी इमारतें आ चुकी हैं। इजराइल और अमेरिका ने ईरान को मिटाने की कसम तो खाई, कोशिश तो की, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ रहा है। यहां तक कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को डर भी लग रहा है। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ये बात कह रहे हैं कि उनकी जान के दुश्मन कई लोग हैं और डोनाल्ड ट्रंप को जान का खतरा है। बहुत मशहूर कहावत है, जो दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं वो खुद उसमें गिरते हैं। खामनेई की टॉप लीडरशिप को मारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान अब उस हेडलेस क्रीचर की तरह हो चुका है जिससे बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बदला चाहता है। और अब डोनाल्ड ट्रंप को डर लग रहा है ईरान से जंग लड़के, और तभी से डोनाल्ड ट्रंप किसी बड़े इवेंट में नहीं जा रहे हैं। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप प्रीस्ट को बुला रहे हैं और उनसे प्रेयर करवा रहे हैं ताकि उनकी जान की सलामती बनी रहे। एक अमेरिकी राष्ट्रपति की स्थिति हो गई। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कैसे व्हाइट हाउस के ओवल में डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रीस्ट का एक बहुत बड़ा समूह नजर आया जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप घबरा गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप को आखिर प्रार्थना सभा क्यों करानी पड़ी है? डोनाल्ड ट्रंप को जान बचाने के लिए क्या जादू टोना का सहारा लेना पड़ रहा है? आखिर तेहरान के इस खतरनाक बदले से इजराइल अमेरिका तक क्यों हिले हुए हैं? डिटेल से इस खबर को जानेंगे और एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दूंगा। तो ट्रंप के डर की पूरी कहानी मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। खामेनेई के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया गया, जी हां, वही खामेनेई जिनके मारे जाने की खबर पूरी दुनिया में है, लेकिन खामेनेई के सोशल मीडिया पोस्ट से यह दावा किया गया है कि इजरायली रेजीम को वो खत्म कर देंगे। और इजराइल ने हमला करके ईरान पर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और इस लाइन के साथ उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की है। यह तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यह खामेनेई के हैंडल से पोस्ट की गई है। आयतुल्लाह खामेनेई .ir चेक कर लीजिए सोशल मीडिया हैंडल। दोबारा से वो पोस्ट लेकर आइए, सोशल मीडिया पोस्ट जो अभी आपने चलाई थी, और उसके साथ ये फोटो वहां पर डाली गई है जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है, द ज़ायनिस्ट regime has made a big mistake and its consequences will make the regime disappear। यानी कि वो इजराइल को तबाह कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे, धरती के नक्शे से खत्म कर देंगे। ये बात खामेनेई के पोस्ट में कही गई है। साफ तौर पर ये अभी से कुछ देर पहले ये सोशल मीडिया पर डाला गया है। खामेनेई का सोशल हैंडल आप देख सकते हैं, खामेनेई.ir, और खामेनेई की तस्वीर इसमें लगी हुई है। और इस तस्वीर को आप देखिए जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है, और एक बहुत बड़े आईसीबीएम की फोटो दिखाई गई है। फुल स्क्रीन आपको दिखा रहे हैं ये वो पोस्ट जिसमें आईसीबीएम की फोटो आप देख सकते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को शो किया गया। कुछ लोग इसे न्यूक्लियर वेपन भी बता रहे हैं। अगर वो इजराइल को डिसअपीयर करने की बात कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ये एक तरह से इशारा है कि तेहरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो सकता है। और वो कह रहे हैं कि इस रिजीम को इसकी कीमत चुकानी होगी, जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो होंगे, और उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है।
खामेनेई को एक तरह से विचारधारा के तौर पर जीवित रखने की कोशिश है ईरान के अंदर, जिस तरह से खामेनेई के सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल किया गया है। और बहुत हद तक मुमकिन है खामेनेई का ये सोशल मीडिया हैंडल शायद ब्लॉक कर दिया जाए इस धमकी के बाद, क्योंकि ये सोशल मीडिया हैंडल ऑपरेट बेशक ईरान से किया जा रहा हो या दुनिया के किसी भी कोने से किया जा रहा हो, लेकिन खामेनेई जो इस दुनिया में नहीं है, जो बात ईरान ने कबूल की है, उनके वेबसाइट उनके सोशल मीडिया का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है इजराइल को डायरेक्ट थ्रेट के लिए, इजराइल को डायरेक्ट वार्न करने के लिए, चेतावनी देने के लिए। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर, लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि मिडिल ईस्ट में बीते एक हफ्ते से जंग का दौर जारी है और उस बीच ये पोस्ट आई है जो पोस्ट इस वक्त आप देख रहे हैं, यानी कि सीधे निशाने पर ईरान के अमेरिका और इजराइल है। ईरान में अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, हमले में खामेनेई मारे गए, लेकिन बीते 7 दिन के जंग में अमेरिका इजराइल को बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ है, सिर्फ खामेनेई को असैसिनेट करने के, टर्मिनेट करने के अलावा। लेकिन अमेरिका और इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब ट्रंप को अपनी जान का डर सता रहा है। यह डर इतना लग रहा है कि व्हाइट हाउस से बाहर निकलने से पहले भी वो सोच रहे हैं। और यह तस्वीर आप देखिए, यह व्हाइट हाउस के ओवल की तस्वीर है। डोनाल्ड ट्रंप चारों तरफ प्रीस्ट से घिरे हुए हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए यहां पर प्रार्थना का आयोजन किया गया है। ईरान जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दफ्तर में ईसाई पद्धति से पूजा की है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यह पहली बार है जब सार्वजनिक तौर पर ट्रंप को व्हाइट हाउस के ओवल में प्रेयर मीट में देखा गया है। ट्रंप के लिए यह प्रेयर मीट खास तौर पर बुलवाई गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह लगातार लिखा जा रहा है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति को डर लग रहा है, क्या वो ईरान से जंग छेड़कर खुद डर गए। जरा तस्वीर आप देखिए, एक बार सुनते हैं, इस तस्वीर को देखते हैं और इस वीडियो को देखते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है। To flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray. तो वहां मौजूद प्रीस्ट ये कह रहे हैं कि आई प्रे फॉर योर ग्रेस एंड प्रोटेक्शन, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति को बाकायदा एक प्रेयर मीट का आयोजन करना पड़ा। अब यह हालत सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति की नहीं है। ईरान की मिसाइलें इजरायली पीएम नेतन्याहू के ऑफिस पर भी गिरी हैं। इस हमले में नेतन्याहू बाल बाल बच गए क्योंकि वो उस वक्त ऑफिस में मौजूद नहीं थे। हालांकि आईआरजीसी ने दावा किया कि इस हमले में नेतन्याहू और उनके कमांडर हताहत हुए हैं, लेकिन बाद में नेतन्याहू सुरक्षित नजर आए और कैमरे पर आकर, यह तस्वीर जो है उसी वक्त की है, कैमरे पर आकर उस खंडहर हुए ऑफिस का मुआयना करते भी दिखे। इन तस्वीरों को देखिए जरा फुल स्क्रीन और अंदाजा लगाइए कि ईरान ने कितनी खतरनाक मिसाइलों का उपयोग किया होगा और वो इजराइल तक, नेतन्याहू की गर्दन तक पहुंच गया है। अब तो सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि इजराइल को बहुत नुकसान हुआ है। ईरान की मिसाइलें लगातार इजराइल में कहर बरपा रही हैं। ईरान फिलहाल घातक हो चुका है। कहते हैं घायल इंसान अगर घातक हो जाए तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ईरान की स्थिति ऐसे ही लग रही है। खामनेई की मौत के बाद आईआरजीसी घायल है और ये घातक भी हो चुकी है। इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर कहर बनकर टूट रही है। तो क्या अमेरिका और इजराइल जंग में फंस गए? आइए समझते हैं। 5 साल बाद फिर से युद्ध में फंसा अमेरिका। 2021 में अफगान से अपने सैनिकों को वापस बुलाया था अमेरिका ने, और अफगानिस्तान में तालिबान की टुकड़ी बहुत छोटी थी, 50,000 1 लाख के आसपास की संख्या, लेकिन वहां पर भी वो 20 साल तक संघर्ष करते रहे, लेकिन तब भी वो तालिबान को एलिमिनेट नहीं कर पाए। ईरान के अंदर तो आईआरजीसी की संख्या 2 लाख, इसके बाद ईरानी आर्मी है और वहां तो बूट्स ऑन ग्राउंड भी नहीं कर रहे। अफगानिस्तान के बाद यूएस कभी सीधे किसी युद्ध में उतरा नहीं है। 2026 में ईरान से यूएस की जंग शुरू तो हो गई, लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं किया है। जंग में अब तक 12 से ज्यादा यूएस सैनिक मारे गए हैं बकौल यूएस, जबकि ईरान तो 1000 से ज्यादा का आंकड़ा दे रहा है। आज की तारीख में 50% अमेरिकी युद्ध का विरोध कर रहे हैं। ट्रंप पर मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों का भी दबाव है क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया गया है।
खाड़ी के दो देशों ने ट्रंप से नाराजगी जाहिर की है। ईरान यूएस जंग में तेहरान का अरब के 12 देशों पर डायरेक्ट अटैक जारी है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि वो अब क्या करें। वो परमाणु युद्ध को लेकर भी डरे हुए हैं और अब ये खामनेई की ये सोशल मीडिया हैंडल से ये तस्वीर जब पोस्ट की गई है मिसाइल की, जिसमें एक आईसीबीएम दिखाया गया है। ये देखिए, ये तस्वीर बीते 7 दिन के युद्ध से परमाणु युद्ध का सीन बनता दिख रहा है। अमेरिका के पास पहले से परमाणु बम है, इजराइल के पास परमाणु बम है और ईरान के पास भी परमाणु बम हो सकते हैं और इसकी बहुत हद तक पुष्टि इस तस्वीर से होती है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को परमाणु युद्ध का भी डर है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने मिनटमैन 3 आईसीबीएम टेस्ट कर लिया है और यह भी डर है कि कहीं वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस पर कोई परमाणु बम ना फेंक दिया जाए। ट्रंप और उनके सहयोगी ईरान को, जो ट्रंप और उनके अलाइज हैं, वो ईरान को सबसे बड़ा आतंकवाद प्रायोजक बताते हैं, जो अमेरिका के लिए लंबे समय से खतरा बने रहे हैं। 1979 से अब तक अमेरिकी नागरिकों पर हमले, आतंकवाद समर्थन, बाकी चीजों को लेकर वो ईरान पर आरोप लगाते रहे। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से बहरीन, कतर, यूएई, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब में अमेरिकी बेस को निशाने पर लिया है। IRGC ने 14 से ज्यादा टारगेटेड अटैक किया अमेरिकी बेसिस पर। ट्रंप का हमेशा से आरोप रहा है कि ईरान परमाणु हथियार और लंबी दूरी की मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकती है और खतरा तत्काल वाला है। किसका कितना दावा है? ईरान का दावा है कि हमने इजराइल के कई सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए। अमेरिकी बेस पर भी मिसाइल हमले किए जो सफल रहे हैं। अमेरिकी एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम थार्ड को हमने तबाह किया है, जो जॉर्डन में तैनात किया गया था। 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई है, 4000 से ज्यादा घायल हुए हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर भयंकर प्रहार किया है, कई सैन्य ठिकाने और शहरों को ध्वस्त कर दिया है। अमेरिकी सैन्य साजो संपत्ति को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इजराइल के भी अपने दावे। इजराइल कह रहा है ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कई जगह इजरायली हमलों और अमेरिकी हमलों का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि ईरान ने इजरायली और अमेरिकी हमलों को भटकाने के लिए जमीन पर अटैक हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स, कार्गो शिप्स के पेंटिंग बना रखे थे, जहां पर इन लोगों ने हमला कर दिया। तो दावे कुछ और हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में चीजें बहुत अलग हैं। इजराइल दावा तो यह भी कर रहा है कि कई IRGC के कमांडर और टॉप अधिकारियों को ढेर कर दिया, ईरान की मिसाइल और एयर डिफेंस क्षमता कमजोर कर दी है। अगर यह वाकई में सच है तो फिर इतने हमले कैसे हो रहे हैं? ईरान के मिसाइल कल ही रात जो सुपरसोनिक मिसाइल हैं, वो क्लस्टर बम के साथ पहुंच गए इजराइल तक। ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट और एयर सिस्टम डिफेंस को तबाह करने का दावा अमेरिका कर रहा है, कई सैन्य ठिकानों को नष्ट करने का दावा कर रहा है, अपने आप को बहुत कम नुकसान होने का दावा कर रहा है। अब खबर यह आ रही कि ट्रंप प्रशासन को फारस की खाड़ी में अपने साथी देशों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी शिकायत है कि उन्हें अमेरिका और इजराइल के अटैक के बदले में अपने देशों पर ईरानी ड्रोन और मिसाइलों के हमले से तैयारी करने का पूरा मौका नहीं दिया गया। खाड़ी देशों का कहना है कि अमेरिका और इजराइल हमले के पहले से उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, उन्होंने विश्वास में भी नहीं लिया, उन्होंने मिडिल ईस्ट को भरोसे में भी नहीं लिया, उनकी तैयारी तक उन्हें पुख्ता करने का मौका नहीं दिया। और यह भी शिकायत है कि अमेरिका ने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया, क्योंकि मिडिल ईस्ट ने कहा था, उन देशों ने कहा था कि अगर जंग हुई तो इसका नतीजा पूरे इलाके को भुगतना होगा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होंगे। और ईरान उसी स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है। और ये बात हमने भी आपको तकरीबन 1 महीने पहले बताई थी कि मिडिल ईस्ट नहीं चाहता है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल हो, उसके आसमान का इस्तेमाल हो। तो जाहिर सी बात है, अमेरिका ने खाड़ी के देशों को मौत के मुंह में डाल दिया है। इजराइल और ईरान में काफी दूरी है, अमेरिका तो लाखों किलोमीटर दूर है। ऐसे में अमेरिकी सहयोगी देशों को इसकी जद में आना पड़ रहा है। तो क्या यही थी इजराइल अमेरिका की प्लानिंग कि ईरान अपने पड़ोसी देशों पर हमला कर दे और फिर मिडिल ईस्ट जले, और इससे अमेरिका और ईरान का सपना पूरा हो जाएगा, इससे इजराइल का सपना पूरा हो जाएगा? अभी तक की प्लानिंग क्या है यह भी समझ लीजिए। इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, इजराइल की सीमाओं को विस्तार देना चाहता है। गाजा पट्टी भी लगातार इस प्लान का हिस्सा रहा है। इसके अलावा लेबनान, सीरिया, कुछ देशों का हिस्सा भी इस ग्रेटर इजराइल के विजन का बहुत बड़ा हिस्सा है।
अगस्त 2025 में नेतन्याहू ने कहा था ग्रेटर इजराइल बनेगा। 2023 में यूएन में भी इजराइल ने एक मैप दिखाया था, उस मैप में फिलिस्तीन नहीं था, जिससे विवाद हुआ। ईरान हिजबुल्ला पर हमला इसी प्लान का हिस्सा बताया गया था। हाल ही में पाकिस्तान से एक जासूस पकड़ा गया। न्यूयॉर्क की अदालत में पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट ने सनसनीखेज दावा किया कि ईरानी खुफिया एजेंट्स ने उसे अमेरिकी नेताओं की हत्या की साजिश में जबरन शामिल किया था। मर्चेंट ने बताया कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हैंडलर ने उसे डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन और निकी हेली को निशाना बनाने के लिए चुना था। चुनाव के समय में भी ट्रंप को गोलीबारी की घटनाओं का शिकार होना पड़ा था। तब भी कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा है और इसी वजह से ट्रंप डरे हुए हैं। और अब मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर भी ट्रंप डरे हुए हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का 7वां दिन है और इस युद्ध का कोई और छोर नहीं दिख रहा। 7 दिन की युद्ध में ईरान, इजराइल, अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। ईरान से युद्ध में यूएस, इजराइल को भी नुकसान हुआ है। ईरानी मिसाइलों में इजराइल में भारी तबाही हुई है। यूएई, लेबनान समेत 13 देशों में नुकसान हुआ है। युद्ध में ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे गए। ईरान ने जवाबी हमले किए और पूरे क्षेत्र में संघर्ष फैल गया है। इसके बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है। तेल आपूर्ति ठप हो गई है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक शुरू कर दिया है। तो सवाल इस बात का है कि जिस जंग से इतना नुकसान होना था, क्या इसका असम्पशन या इसका कैलकुलेशन ट्रंप एंड टीम ने नहीं किया? और अगर ट्रंप एंड टीम ने इसको कैलकुलेट नहीं किया था तो इसका खामियाजा मिडिल ईस्ट क्यों भुगते हैं? और डोनाल्ड ट्रंप अपने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठकर प्रेयर मीट करवाएं, अपनी सलामती के लिए दुआएं पढ़वाएं। ये तो बहुत कमाल की बात है। सुपर पावर मुल्क का सुपर पावर प्रेसिडेंट प्रीस्ट के बीच में घिरा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। क्या ये डर नहीं है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रही हैं, यूएसए से लाइव, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मैं पूर्णिमा जी आपसे करना चाहूंगा, चूंकि आप वहां पर मौजूद है अमेरिका के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप क्यों घबराए हुए हैं? मेरा सीधा और सपाट सवाल है, क्योंकि स्टोरी में डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया, आप लोगों ने भी सुनी होगी। पूर्णिमा जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोचा नहीं था कि ईरान ऐसे फाइट करेंगे। आयतुल्ला खामेनी को हटाने के बाद भी वो चुप नहीं रहेंगे और उनके पास जो स्टॉक पाइल है लिटरली आपकी मिसाइल्स का, वो तो लगातार जारी है। उनको धमकियां दिया जा रहा है कॉन्स्टेंटली। और आस्पर्धा देखिए अमेरिका और अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन की, लिटरली जो बच्चियों को मारी है 150 165 जितने को भी मारे, एक भी यूएस पॉलिटिशियन अभी तक दे हैवंट इवन शेड देयर ओन फेक टीयर। जो फेक भी है वो भी थोड़ा सा बता देते कि बच्चों के लिए भी आपकी थोड़ा सा दिल धड़कता है कि जिसके लिए आप बोल रहे थे कि वहाँ पे लोग बचाने के लिए गए, तो ऑलरेडी आपके वजह से वहाँ पे इतने सारे स्कूल चिल्ड्रन की मौत हो गई है। आपने सॉरी कहा नहीं, लेकिन ये जो हिपोक्रेसी है, मैं कब से आपके स्टेशन, ये सारे ऐसे स्टेशन पे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। जो आपने इनक्रेडिबल एरोगेंस की आपने पिक्चरें दिखाई व्हाइट हाउस में प्रेयर की, ये वाइट क्रिश्चियन नेशनलिज्म नहीं है तो और क्या है? जो बार बार चिल्लाते रहते सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, ये क्या हो रहा है? ये ऊपर से कैमरा के सामने आप एक मुंह से कहते हो कि रिलीजन इज पर्सनल और हमारी जो कनेक्शन है डायरेक्ट भगवान के साथ है, दूसरी आप कैमरा के सामने पूजा कर रहे हो। और डोनाल्ड ट्रंप को कुछ दिन पहले, दो दिन पहले किसी ने बताया, कोई कमेंटर बोल रहे थे कि ही वाज anointed by Jesus Christ for this war and war has been sanctioned by God. What the heck? What do you think who you are? कौन समझते हो अपने आप को? आज ये छोड़िए, आप बोल रहे कि इंडिया को आपने वेवर दिया 1 महीने की रशिया से ऑयल खरीदने के लिए। मेरा तो क्वेश्चन सिंपल सी, भाई आप हो कौन? क्या समझते हैं अपने आप को? सुपर पावर। आप बोल
कोई कोई कहीं से तेल नहीं खरीदेंगे। आप बोलोगे तो कोई तेल खरीदना बंद कर देंगे। आप डिसाइड करोगे कौन लीडर है कौन सी कंट्री की। आप डिसाइड करोगे कहाँ से उठा के किसी और लीडर को आके आप यहाँ पे न्यूयॉर्क में आप सजा सुनाएंगे। आप डिसाइड करेंगे कौन जिएंगे कौन मरेंगे। आप डिसाइड करेंगे किस नहीं तरह तो का फिर अगर इतने पावरफुल है तो व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में क्यों दुबके हुए हैं भाई साहब? मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं, उनको इतने प्रीस्ट की आवश्यकता क्यों पड़ गई जो उनके सलामती के लिए दुआएं पढ़ रहे हैं एक साथ? मैं आपको सुनवा सकता हूं उस ऑडियो में किस तरह से वो कह रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी ग्रेस के लिए हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। मैं इस प्रार्थना के खिलाफ नहीं हूं, मैं पहले कह देना चाहता हूं। मैं बस ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इतने परेशान, चिंतित, टेंशन में और डरे हुए, खौफजदा क्यों लग रहे हैं? बस इतना सा सवाल है। जी, आपने देखा ये इनकी, आपको एक कहानी याद है कि अफ्रीका में भी यही कहानी हुआ था। एक हाथ में उन्होंने एक बुक लेके गए थे और सबको बोले थे आप माथा नीचू करके आप प्रेयर करिए। जब आँख खोला तो देखा आपका लैंड सारे गायब हो गए, हाँ, आपके हाथ में बुक पकड़ा के चले गए। इट्स अ वेरी, इट्स नॉट जोक, इट्स एक्चुअली दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव डन इन अफ्रीका आल्सो। तो जहां हाँ, जाते हो बुक हाथ में पकड़ा देते हो और जब आप आँख खोलते हो आपके सारे जमीन, ऑयल, गोल्ड सब चला गया, खत्म हो गया। तो ये थेफ्ट जो कर रहे हैं, ये जो हॉरिबल एक्शन प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिया है अगेंस्ट ईरानियन रिजीम। आप हम डिसाइड करेंगे उनके लीडर कौन हो। आप कौन होते हो? आप शिया हो? आप शिया मुस्लिम की लीडर आप चुनेंगे? ये कौन सी दादागिरी है भाई? मेरा क्वेश्चन सिर्फ सिंपल सी है, आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलने वाली है। ये ऑयल की खेल है, वो गेम अपनी जताने वाली है। ऑयल के ऊपर सिर्फ ऑयल नहीं है, गोल्ड, रेयर अर्थ, मिनरल सबकी बेसिकली आपको रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करनी है। आपको अपनी दादागिरी दिखानी है। आपको अपनी यूएस डॉलर की हेजमनी रखनी है और आपको कहना है इधर छाती पीट पीट के किसी शिया मुस्लिम की जैसा और हम सुप्रीम है। सॉरी, हमारे जैसे लोग भी यहाँ पे बैठे हुए जो इसको स्वीकार नहीं करेंगे। आज के दिन में भी इस वॉर के साथ कोई ज्यादा लोग कनेक्टेड नहीं है। दे डोंट वांट अनदर एंडलेस वॉर्स। एक दिन का, लिटरली एक दिन का खर्च यहाँ पे $2 बिलियन का हो रही है और फर्स्ट 100 आवर्स की यूनाइटेड स्टेट्स की खर्चा हुआ था $3.7 बिलियन। आप यहाँ पे, आपके पास पैसा नहीं है। आप जरूरी बात कर रही हैं आप। क्यों युद्ध शुरू करा के खुद ही लग रहा घिर गए हैं, फंस गए हैं और परेशान नजर आ रहे हैं। यूके देवनाथ सर, आपका रिएक्शन चाहेंगे? थैंक यू। विवेक, जब ये युद्ध चालू हुआ था तो फौजी भाषा में हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, 10 प्रिंसिपल ऑफ वॉर होते हैं। उसमें पहला प्रिंसिपल ऑफ वॉर ये होता है सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, कि जो देश का राजनीतिक लीडरशिप होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, वो तय करती है कि युद्ध किस लिए शुरू किया जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले से ही जो इस युद्ध का राजनीतिक एम बताया वो नकली एम था कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा तो इजराइल के ऊपर मारेगा, ईरान रॉकेट मिसाइल लंबी दूरी के नहीं बनाएगा तो वो इजराइल या अमेरिका पे फायर कर देगा। तो ये सब नकली बहाने थे। असली बहाना क्या था कि अमेरिका को ईरान का कच्चा तेल और गैस का भंडार पर कंट्रोल चाहिए। अमेरिका चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका से बड़ी बड़ी ऑयल कंपनी जाएंगी ईरान में, तेल का खुदाई करेंगी, ड्रिलिंग लगाएगी, दोहन करेगी। उसके बाद अमेरिका चाहता है कि वो किस देश को बेचना है, जापान को बेचेंगे सस्ते में, क्या रेट होगा वो अमेरिका तय करेगा। चीन को नहीं बेचेंगे और भारत को बेचेंगे लेकिन ज्यादा कीमत पर बेचेंगे। ये सब अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप के जो दोस्त हैं वो तय करेंगे। ये ऐसे होगा नहीं, कैसे होगा? आयतुल्लाह खमेनी तो मानेंगे नहीं। तो क्या करें? एक काम करो, ईरान में सत्ता परिवर्तन कर दो। लेकिन उन्होंने अभी तक कभी भी ऑफिशियली इस चीज को अपना ध्येय, जो मैं बोल रहा था प्रिंसिपल ऑफ वॉर, सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, इसको उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया कि आयतुल्लाह खमेनी को लुढ़का कर वहां पर अपना पिट्ठू सरकार बैठाना है। कोई भी सुना है रेजा पहलवी नाम का एक कठपुतली है अमेरिका में, पैराशूट ड्रॉप से आ जाएगा। हम देख चुके हैं बांग्लादेश में एक मोहम्मद यूनिस नाम का व्यक्ति कहां से अचानक अमेरिका से आ गया। ऐसा और हमने साथ ने 2 साल कितना उत्पात मचाया यूके देवनाथ सर।
कत्लो गारत, नरसंहार, लिंचिंग। हाँ, एग्जैक्टली तो आप जानते हैं कि अमेरिका जहां पे भी हाथ डालता है, वो हाथ क्यों डालता है? वो डालता है हाथ उस देश की जो नब्ज है उसको अपने हाथ में रखने के लिए। हाँ। आप देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जहां जहां गया, क्यों गया? उसका एक कारण होता था। अमेरिका पाकिस्तान में घुस गया क्योंकि पाकिस्तान से उसको रूस के ऊपर नजर रखनी थी, पाकिस्तान से उसको रूस के स्ट्रेटेजिक थ्रेट डेवलप करना था। वैसे दर्शकों को बता दूं कि ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान जितनी हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो कि पाकिस्तान के जस्ट उत्तर में है, वो कोल्ड वॉर से पहले, कोल्ड वॉर के दौरान रशिया का हिस्सा था। अब पाकिस्तान की दरकार अमेरिका को है क्योंकि उनको चीन के ऊपर नजर रखनी है, क्योंकि उनको अफगानिस्तान के लिए रास्ता चाहिए। अब अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल, सुना है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोस्तों से कि बहुत ज्यादा है ग्रीनलैंड में। तो अमेरिका हर देश, हर तंबू में अपना ऊंट डालना चाहता है, लेकिन एक कारण होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं विवेक, आज इसी ईरान में अगर जमीन के नीचे सिर्फ आलू उग रहे होते और जमीन के ऊपर सिर्फ भुट्टा या जमीन के ऊपर बैंगन की खेती हो रही होती और जमीन के नीचे कच्चा तेल और गैस नहीं होता, तो अमेरिका के लोगों को तो नक्शे में पता भी नहीं होता कि ईरान है कहां। जी। तपेश जी, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप फंस गए? नहीं विवेक, मैं अभी अभी तो ये नहीं कहूंगा कि ट्रम्प फंस गए, लेकिन जब हम बात करते हैं किसी भी आज की डेट में कि ट्रम्प और अमेरिका, ये दोनों परपेक्च को हमको अलग अलग रख के बात करना चाहिए कि अमेरिका क्या चाहता है और ट्रम्प क्या चाहते हैं। देखिए, इस लड़ाई 1979 के बाद से इतने सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए, कोई भी प्रेसिडेंट रहा हो, उनकी हम जो भी करेंसी है उसको इतना डाउन करने की कोशिश की। अमेरिका के इतने सारे सैंक्शंस, इतने सारे प्रेशर्स रहे ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान झुका नहीं, मरा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, वो सत्ता वहीं की वहीं रही और जैसे भी चल रहा था वो ईरान ठीक चला रहा था। चाहे वो चाइना का सपोर्ट हो, चाहे वो इंडिया की थोड़ी बहुत सपोर्ट हो, चाहे वो रशिया की सपोर्ट हो। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वॉर हुआ है ये सिर्फ ट्रम्प साहब का डाइवर्जेंट टैक्टिक्स है, जैसे वो वेनेजुला था या ग्रीनलैंड था या ये अब जो ईरान है। देखिए, ईरान, इराक से भी अमेरिका ने सबक लिया, अफगानिस्तान से भी लिया। अफगानिस्तान में भी कम मिनरल्स नहीं है, इराक में भी कम ऑयल नहीं है। इन सबको पता है कि किसी भी वॉर की हमें क्या कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। पर इस समय जो अमेरिका में हाल चल रहा है कि जो पोटेंशियल लॉसेस वो देख रहे हैं ट्रम्प साहब रिपब्लिकन्स के अगेंस्ट द डेमोक्रेट्स में टेक हिम टू द कोर्ट ऑल्सो। ठीक है, इसके अलावा एमस्टीन फाइल तो सबको पता ही है, वो भी एक डाइवर्जेंट टैक्टिक्स हो सकती है। उनके सारे डिसीजंस पे पब्लिक खुश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के उनके डिसीजन ओवरटर्न कर दिए, जिसके लिए वो बोल रहे हैं कोई कंट्री मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा इसके बारे में। पूरी पब्लिक आउटक्राई है हर जगह पे ट्रम्प के डिसीजन के खिलाफ। तो जब आपका नेशन और द सिस्टम और आपकी अपनी पार्टी के लोग जब साथ नहीं होते हैं, तो कई बार वो डाइवर्जेंट टैक्टिक्स अपनानी पड़ती हैं। ये तो एक पॉइंट हो गया। लेकिन अब बात करते हैं, अच्छा, बहुत सारे लीडर्स जो हैं उनके, सॉरी, मिलिट्री के कमांडर्स हैं, उनके साथ भी डिफरेंसेस की काफी बात ओपन मीडिया में सामने आई है। लेकिन क्या ट्रंप को यह पता नहीं था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? नहीं, वो बड़ा सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू है। वो सेल्फिश नरेटिव सेट करने के लिए ट्रंप साहब ने किया होगा, लेकिन उनको ये ना पता होगा इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, ये मैं नहीं मान सकता। अमेरिकन प्रेसिडेंट को उनको ब्रीफ किया गया होगा, फिर भी वो इसके लिए चले। आज की डेट में हम कह तो रहे हैं कि तेल भंडार और मिनरल्स हैं वहां पे, लेकिन अमेरिका को इस युद्ध से कुछ मिलने वाला नहीं है। इस युद्ध में अमेरिका ये वाकई में चाहता था कि ये युद्ध सिर्फ अमेरिका का ना होके ये फैले, आग फैले पूरे मिडिल ईस्ट में। नॉट ओनली इन मिडिल ईस्ट, आज की डेट में अमेरिका तुर्की और अजरबैजान को भी इग्नाइट कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी हैं कि वो हो सकता है ये जो अटैक्स हैं ये अमेरिका ने प्लान किए अजरबैजान वगैरह में, कि जो चाहे कि ये युद्ध में कूदें। तो चारों तरफ से वो इस इकोनॉमिक कंडीशन, अमेरिका की जो इकोनॉमिक कंडीशन खराब है या जो ट्रम्प साहब का अपना स्टेचर है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आग में हाथ तो डाल दिया है। इतना वीक नहीं अमेरिका, ये तो अमेरिका को भी पता था ये युद्ध 7 दिन में या 10 दिन में नहीं खत्म होने वाला, जी। इसमें टाइम लगेगा।
देखिए सबसे बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट ये है जो यहाँ या पे, तो कॉन्सिक्वेंसेस को कैलकुलेट नहीं कर पाए, मिडिल ईस्ट को भरोसे में नहीं ले पाए, उनको अलग मारने के लिए छोड़ दिया, थर्ड डिफेंस सिस्टम हाँ ठीक से काम नहीं कर रहा है। आप ये अपने बिल्कुल अलाइज को सहज कम से कम भरोसे में तो ले लीजिए। क्या आप तैयार हैं अगर हम इन पर हमला करें तो आपकी सुरक्षा हो पाएगी, बिल- या आपको क्या जरूरी बिल्कुल सामान चाहिए वो मैं आपको अवेलेबल बिल्कुल करा देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है कि ना उन्होंने नेटो कंट्रीज को भरोसे में लिया, ना उन्होंने इन कंट्रीज को लिया। धीरे धीरे सारे कंट्रीज लाइक यूएई उन्होंने साफ मना कर दिया, स्पेन जैसे कि हमारे एयर स्पेस और बेसिस रेडी नहीं होंगे, तो ये उनको धीरे धीरे सेटबैक्स लग रहे हैं। जो वो चाहते थे वो नहीं हो रहा। उन्हें ये लग रहा था, जो पूर्णिमा जी ने भी बोला कि मैं जिधर चाहूंगा उसको ट्विस्ट कर दूंगा और वो आगे मेरे जैसे मैं कहूंगा वैसे होगा। लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। इकोनॉमी चेंज हो रही है वर्ल्ड की। ईरान का जो ये रहेगा, देखिए ईरान का जो एम है आज की डेट में वो ये है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो, और उसके आगे ये अगर ये क्रूड ऑयल $200 पर पहुंच जाते हैं पर बैरल, तो पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचेगा और अमेरिका के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। अमेरिकन लोगों ने 8 साल इराक के साथ वॉर लड़ा, इतने साल सैंक्शन झेले। देखिए कंट्री ने कुछ भी किया हो, मैं कहता हूं उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन वो बहुत एंशियंट सिविलाइजेशन है। उनका जो रेजिलियंस है ना, वो वर्ल्ड में सबको पता है बहुत। देखिए बिल्कुल सही बात है। हम ये बोल हम ये पर्शियंस का बोल नहीं रहे पता हैं है क्या? पर्शियंस कितनी ओल्ड सिविलाइजेशन है। पर्शियंस सुपर जी पावर हुआ करते थे एक समय में, पूरे जी दुनिया पर जी इनका शासन चलता था। जी। तो जब वो इतने ओल्ड सिविलाइजेशन है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका ने जब इंटरनेट भी बंद हो गया था, तो स्टार लिंक के आपको पता नहीं होगा 30,000 के करीब स्मगल किए गए थे उनके टर्मिनल जो हैं। उसके बाद भी वो अब रशिया और चाइना की हेल्प से वो सारे जाम किए गए। इन्होंने फिर भी उस जो भी सत्ता परिवर्तन के लिए इन्होंने जो आग लगाई थी उसको भी बंद कर दिया गया। तब इनको समझ में आया कि भाई अब ये इतना आसान नहीं है, और ईरान जो है वो वही करेगा कि हम तो मरेंगे लेकिन तुमको सनम ले डूबेंगे साथ में। तो इतना आसान नहीं होगा मुझे विवेक जी, लगता है तो ऑल आप ये टुगेदर एक समझिए। बहुत बड़ा गेम भी नजर आता है। एक हल्का सा एक इशारा भी, उनके डर की सिर्फ एक वजह नहीं है कि ईरान पर हमला कर दिया, डर की 2-3 वजहें हैं। अभी एक अमेरिकी अधिकारी इंडिया में ही आज यहाँ पर एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम इंडिया को एक और चाइना बनने नहीं दे सकते, इंडिया को सुपर पावर बनना अलाउ नहीं कर सकते, हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये आज का लेटेस्ट बयान में अमेरिका का ऑफिशियल स्टैंड बता रहा हूं, जो कि भारत की सरजमी से दिया गया, भारत को लेकर दिया गया है। निपुण जी के पास जा रहा हूं, निपुण आलम बयान जी के पास। सारी लड़ाइयां आपके साउथ में लड़ी जाएंगी, मिडिल ईस्ट में लड़ी जाएंगी, ग्लोबल साउथ में लड़ी जाएंगी। हैवॉक मचेगा नेपाल में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, और पूरा वेस्ट बैठ के तमाशा देखेगा। कमाल का इन लोगों का एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है। निपुण भाई, विवेक जी, क्या है जो आप बात कर रहे हैं, वो आज रायसीना डायलॉग में जो उप विदेश मंत्री हैं उनका ये स्टेटमेंट था जो उन्होंने आज दिया। और वो स्टेटमेंट के ऊपर मैं हल्की टिप्पणी कर दूं, फिर मैं आपके प्रश्न पे आऊंगा। नहीं बिल्कुल, प्लीज, थैंक देखिए, यू। हाँ, हाँ हाँ, इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो दो ही तरह के लोग दे पाते हैं, या तो बड़बोलापन या फिर कॉन्फिडेंस का लूज होना। अगर कोई वाकई में कोई डिप्लोमेटिक व्यक्ति होगा, वो कभी भी इस प्रकार का स्टेटमेंट नहीं देगा। उसे जो करना है वो करेगा। वो खुली रूप से बोलकर भारत को सावधान कर रहा है क्या? ऐसा नहीं है। और भारत पहले से जानता है कि अमेरिका हमें किस प्रकार से मदद करता है और क्यों हमारे साथ खड़ा हो रहा था। आप देखिए, 2000 से पहले, सन 2000 से पहले, यानी कि बिल क्लिंटन की और अटल बिहारी वाजपेयी की जो जुगलबंदी शुरू हुई थी, उससे पहले अमेरिका कहीं कैनवास पे था क्या हमारे साथ? कहीं भी नहीं। 71 में आपको जानते हैं, 1974 में, 98 में जब हमने टेस्ट किए, तब अमेरिका की स्थिति क्या थी? अमेरिका ने सन 2000 में जब हमको हेल्प करना स्टार्ट किया, तो अमेरिका ने हमारे लिए नहीं, वो चीन के लिए किया था कि भारत को हम ज्यादा से ज्यादा पंपिंग करेंगे, भारत की ताकत बढ़ेगी, तो उसका इस्तेमाल पहले चीन के अगेंस्ट होगा। जब उसको लगा कि चीन के अगेंस्ट इस्तेमाल न करके बल्कि हम तो चीन के साथ मुद्दों को सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ने की हम सोच रखते हैं, तब अमेरिका ने अपना स्टांस चेंज किया और तब अमेरिका की ये सुर निकल कर आए। अब जो ईरान का वॉर है, देखिए, एक हमारे यहाँ इंटरनेशनल थ्योरी में, इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी में एक सिद्धांत दिया जाता है जिसका नाम है थ्योरी डायरस ट्रैप।
थ्योरी डायस्ट्रैप ये कहता है कि एक उभरती हुई महाशक्ति और एक स्थापित महाशक्ति में युद्ध लाजमी है, और वो जो युद्ध है वही तय करेगा कि वर्ल्ड में हेजेमोनस किसका होगा, यानी कि हेजेमोनी किसकी आएगी, कौन हेजेमोनस बनेगा। अब देखिए, अमेरिका की पहले से, अमेरिका ने एक भी लड़ाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अपनी जमीन पर नहीं लगी। सैडी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहाँ हो रहा था, यूरोप की धरती पर हो रहा था। भले ही आपके जो अलाई कंट्रीज थे वो जीत गए थे और जो एक्सिस पावर थे वो हार गए थे, लेकिन अलाई कंट्रीज इस लायक नहीं बने थे, बचे थे कि वो वर्ल्ड को क्या कर सके, डोमिनेट कर सके। तब अमेरिका आपका कैनवास पर वर्ल्ड के पूरे मानचित्र पर उभर कर आया। ये स्थिति अमेरिका की थी। उसके बाद आप देखिए, कोई भी लड़ाई अमेरिका ने अपनी धरती पे नहीं लड़ी। फिलिस्तीन का भी जो जंग है वो आप देखेंगे, फिलिस्तीन को इन्होंने हमेशा अखाड़ा बनाया है, और अखाड़ा किसके बीच में, इन ग्लोबल पावर के बीच में। आज ईरान जो फाइट कर रहा है, क्या वाकई में ईरान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अमेरिका के सामने टिक पाता? ठीक है, अमेरिका ईरान के अंदर लड़ने की, फाइट करने की कैपेबिलिटी है। क्यों? एक पुरानी सिविलाइजेशन है, एक नेशनलिज्म है, वो सारी बातें सही हैं। लेकिन जिस प्रकार की मिसाइल्स का ईरान यूज कर रहा है, तो वो रशिया और चीन के सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकती थी। दैट इज द रियलिटी। क्योंकि आप सोचिए, 1979 से जो अमेरिका के रिश्ते खराब हुए, और उसके बाद आप देखें कि 95 से तो ईरान सेशन झेल रहा है। 95 से सेशन चल रहे हैं। बीच में जब बराक ओबामा आए थे, थोड़ा 2-3 साल का समय मिला, डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही फिर उसको बदल दिया। 2014 में समझौता हुआ था, 2017 में आगे खत्म हो गया वो। तो मैं ये मान के चल रहा हूं, तो ईरान के बैक में भी आपको चीन और रशिया देखने को मिलेंगे। अब बात यहाँ पर यह है कि अमेरिका ये सब कुछ जानने के बाद भी कि ईरान के साथ हम जाएंगे तो एक लंबा वॉर। और देखिए, ये बात भी बड़ी निश्चित बात थी कि ईरान पहले से जानता था कि ईरान कभी ना कभी नंबर हमारा ही आना है अमेरिका के सामने। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके देखेंगे वेस्ट एशियन कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज जो जो अमेरिका के सामने खड़े हुए, चाहे इराक हो, सीरिया हो, उन सबको अमेरिका ने डिस्ट्रॉय किया, या फिर जितने और कंट्री थे वो सब अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गए। तो मात्र ईरान एक ऐसा देश था जो अमेरिका को चैलेंज कर रहा था। अभी जो लड़ाई है वो लड़ाई इसी बात की है कि ईरान अपने वजूद को लेकर, जो भी मुझसे पहले बोला कि बिल्कुल हम तो मरेंगे, तुम्हें भी ले मरेंगे, उस तरह की कंडीशन में आके ईरान लड़ रहा है। उसकी भी वजह दो हैं। उसकी वजह क्या है? एक तो जो खामनेई साहब ने रुतबा बनाया था पूरी दुनिया में कि इस्लाम को लड़ने वाला ईरान है, और ईरान का जो सुप्रीम लीडर है वही इस्लाम का क्या है कि कहते ना, एक लंबरदार है, एक कहते ना कि चौधरी तरह से है, हम ही इस्लाम के लिए फाइट कर रहे हैं। तो उस बात को बनाए रखने के लिए उनके सक्सेसर भी अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं कि खामनेई भले चले गए, लेकिन उनकी जो सोच है, उनकी जो बात है, वो आज तक बनी हुई है। एक तो ये बात, और जो मैं पूरा का पूरा कोशिश थी, ये जो मैं खामेनेई लास्ट वाली कमेंट बात कर आप दूं, कर रहे हैं सर, एक मैं लास्ट आपको एक कमेंट कर तस्वीर दूं। दिखाता हूं। अभी थोड़ी देर पहले खामेनेई के हैंडल से ट्वीट किया गया है, और उसमें साफ तौर पर एक आईसीबीएम दिखाया गया है। ये देखिए, ये मिसाइल पोस्ट किया गया है खामेनेई के सोशल मीडिया हैंडल से। ये है वो तस्वीर जिसमें कहा गया है कि ज़ायनिस्ट रिजीम को इसकी कीमत चुकानी होगी, जो हमला, जो आक्रमण, जो जंग उन्होंने थोपी है ईरान के ऊपर। जी निपुण भाई। हाँ, देखिए, मैं एक बात और कहूंगा। देखिए, ये तो फैक्ट है, इसमें तो मैं आपको बता ही चुका हूं, क्योंकि ईरान को जो सपोर्ट नहीं, मिला है खामेनेई के वो सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग अभी भी। हाँ, मैं वो, देखिए, खामनेई एक सोच की तरह, ये खामनेई को आप एक बात सोचिए, सिया हो या सुन्नी हो, भाई खामनेई साहब जो थे वो आपके सिया कम्युनिटी से थे, लेकिन आप देखेंगे सुन्नी कम्युनिटी के लोगों ने भी खामनेई के लिए प्रोटेस्ट किया, समर्थन में वो सड़कों पे उतरे। चाहे हम भारत की बात करें, भारत से बाहर की बात करें, तो ये दिखता है कि खामनेई को ये कहीं ना कहीं ईरान चाहता है कि सिया सुन्नी की दीवार से हटकर वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर बन जाए। उस तरह की एक सोच की तरह आप खामनेई साहब को देख रहे हैं। दूसरी बात क्या था कि जो मैं मान रहा हूं कि ईरान ने जो मल्टी फ्रंट वॉर को स्टार्ट किया, सब देशों हमले करने स्टार्ट किए, वो रीजन ही था जो अभी मुझसे पहले कैप्टन साहब दोनों बोल रहे थे, यूके देवनाथ जी और साथ में हमारे जो मित्र है तपेश जी, वो बोल रहे थे। जी बिल्कुल सही बात है। उनकी कोशिश ये थी कि वर्ल्ड में एक ऐसा पैनिक फैले कि अमेरिका के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हो,
चाहे तो वो आपका गल्फ ऑफ होर्मुज को लेकर बात हो, या सारे के सारे गल्फ कंट्रीज के, भैया हमको क्यों मरवा रहे हो अपने वॉर के चक्कर में, और अमेरिका इस वॉर को रोक दे, ये रियल विक्ट्री होती ईरान की। ईरान का देखो, मैंने अब भी कहता घुटने नहीं टेके, और ईरान एक नई अलग शक्ति के रूप में उभर कर सामने आता। अमेरिका भी ये बात जान रहा है, इसराइल भी ये बात जान रहा है कि अगर हमने इसमें वो रोक दिया, आप देखिए कि आप अच्छी बात देखिए, अभी तक भी सुप्रीम लीडर का ऐलान करते हुए ईरान के अंदर कसमकस है। भले ही घोषणा हो गई, लेकिन ताजपोशी जैसे होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि फियर है कि कहीं हमको फिर से टारगेट ना कर दिया जाए, बिल्कुल और सही जो बात है। सुप्रीम लीडर है उसको टारगेट कर दिया जाए। नहीं, ईरान के ये जो पोस्ट है इसको लेकर क्या कहना है? मैं पूर्णिमा जी आपका रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद यूके देवनाथ सर और तपेश जी आपके पास आ रहा हूँ। पूर्णिमा जी। देखिए, दो चीज़ मैं एग्री करती हूँ। खामेनी का जो हैंडल है उसको यूज़ करा जा रहा है कि सोच की जैसा, बट देयर समथिंग एल्स। आई थिंक मेरे ख्याल से जो भी उसकी पोजीशन में बिठाया जाता है उनको साइडलाइन किया जाता है, उनको मारा जाता है। और सारे नहीं, इसमें आईसीबीएम विद न्यूक्लियर पावर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है। अगर आप इस तस्वीर को बहुत गौर से देखेंगे तो इसकी मैसेजिंग बहुत बड़ी है। क्या तेहरान के पास कहीं कोई न्यूक्लियर पावर तो नहीं आ गया है? either way, having using his handle, it's a big deal because he is no more. उनको आगे जारी रहेंगे, जो भी वो आयतुल्ला के पोजीशन में बिठाएंगे, इट वोंट मैटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। प्रेसिडेंट ट्रम्प तो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि उनके सन को अगर बिठाएंगे, ही इज नॉट इन एग्रीमेंट। वो ही नीड्स टू गेट इन्वॉल्व, किसको बिठाना है। अभी हो कौन तुम? इनकी जो इनक्रेडिबल हिपोक्रेसी एंड एरोगेंस दिखाई दे रही है, ये जो आपको याद है ब्रिटिश ने भी बोलते थे हमारे यहाँ पे सनसेट नहीं होती। आज कहाँ पे है? आज यहाँ पे बड़े बड़े बातें करते हैं। जो एक फॉर्मर कॉलोनी हुआ करता था, उनकी इकोनॉमी इज बिगर देन देयर इकोनॉमी। ये एरोगेंस नहीं तो क्या है? अमेरिका आज कुछ भी बोल दे, उनका कर्म आके उनको हिट नहीं करेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उनको यही दिखाना है कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ। अनफॉर्चुनेटली इट इज प्रॉफिट थ्रू वॉर्स। ये प्रोपागेंडा चलाते हैं यहाँ पे वो दुनिया के सारे बड़े बड़े मीडिया के थ्रू। तो और पॉलिटिशियन भी वही ट्यून में नाचते रहते। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे लोग जो है ना, थोड़ा सा सेंट्रिस्ट है, और पॉलिसी को हर तरीका से एनालाइज करके ह्यूमैनिटी की हिसाब से उनको रूप से देखते कि किसको भलाई हो रहा है। उनके हिसाब से आप अमेरिका कभी ये काम नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से इज देयर इफ देयर इज वन कंट्री एंड वन कम्युनिटी व्हिच कैन ब्रिंग पीस टू द वर्ल्ड टुडे, इट इज इंडिया एंड इट इज ऑल्सो हिंदूज। आप हिंदूज को बोलिए कि आप हिंदुत्व जो है उनको अपनाए। हिंदुत्व का मतलब नहीं है आप जाके किसी को अपनी नहीं, वो तो खैर डोनाल्ड ट्रम्प नहीं कर पाएंगे। खैर अभी तो वो अभी खुद के लिए प्रेयर करवा रहे हैं, तो खैर क्या ही कहें उनको। लेकिन यूके देवनाथ सर, वो जो मिसाइल पोर्ट्रे की गई है खामेनेई के ट्वीट में, क्या ये चिंता की बात होनी चाहिए यूएस के लिए? पश्चिमी मीडिया में इस तरह की खबरें प्लान करनी गई थी 3 मार्च को। जब वहां पर एक भूकंप आया था तो पश्चिमी मीडिया ने बहुत कोशिश की एक ट्विस्ट देने की कि 3 मार्च को जो वो जलजला आया था, जमीन हिली थी, वो शायद ईरान ने एक न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया, डेवलप कर लिया है, टेस्ट किया है। अब देखिए, ईरान के लोग जो हैं वो जाहिर बात है अपने देशवासियों का मोराल हाई करने के लिए इस तरह का हैंडल और इस तरह का एक पिक्चर है जारी करेंगे। ईरान के लोगों को मालूम है कि उनका दुश्मन कौन है। ईरान के लोगों को मालूम है उनका दुश्मन अमेरिका नहीं है, उनका दुश्मन है इजराइल। क्योंकि जो बमबारी हो रही है इसमें सबसे ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है इजराइल की एयरफोर्स। ठीक है, अमेरिका पीछे से लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है। ईरान के लोग क्या अमेरिका से खफा हैं? ईरान के लोग ज्यादा खफा हैं इजराइल के लोगों से, क्योंकि 1979 या उसके 2-3 साल पहले से ही, जब से ईरानियन रेवोल्यूशनरी खलबली चालू हुई थी 1976, 1977, 1978 में जी, तब से ही इजराइल जो है वो अमेरिका का टूल बन गया था। अब ये रेवोल्यूशन जो है 1979 का तो सक्सेसफुल हुआ 1979 में। सोशल मीडिया पर यूके देवनाथ सर अलग अलग क्लेम है
कि अमेरिका इजराइल का टूल है, न कि इजराइल अमेरिका का टूल है। ये भी जी हाँ। थ्योरी चल रही है। जी हाँ, देखिए ठीक है, अंडा और चिकन वाली बात है, लेकिन मैं बताता हूँ ईरान में क्या हो रहा है। ईरान के बार बार ये समझाने की जरूरत है कि ईरान के लोगों को क्या तकलीफ है। वो चुपचाप अपने यहाँ क्यों नहीं आराम से रहते, खुशहाली क्यों नहीं ले आते, वो क्यों बार बार ईरान को, ईरान के जो लोग हैं या वहाँ पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, क्यों बार बार इजराइल को तंग करने की कोशिश करते हैं। इसका रीजन समझना पड़ेगा। जब ईरान के शाह जब थे 1979 के पहले, वो पूरी तरह से अमेरिका के साथ अलाइन थे। हिंदी भाषा में बोलते हैं कि अमेरिका की जेब में बैठे हुए थे। तो जी। अमेरिका को बहुत सुविधा थी उस जमाने में। अब क्या हुआ कि 1976, 1977, 1978 में ईरान के अंदर एक काउंटर रिवॉल्यूशन चालू हुआ, जिसमें कि ईरान के लोगों को लगा कि ईरान शाह ऑफ ईरान जो है वो ईरान को बेच रहे हैं अमेरिका के हाथ में, यानी कच्चा तेल बेच रहे हैं अमेरिका के हाथ में। और कुछ लोगों ने उसको थोड़ा ट्विस्ट भी दे दिया कि पश्चिमी सभ्यता को ज्यादा नहीं, वो राष्ट्रवाद वाली बात हो गई थी ना, वो राष्ट्रवाद वाली बात पे सारी लाइन हाँ। खिंच गई और वहां तो से अमेरिकी कंपनियों को ईरान भी भागना पड़ा था। जब 1979 में जन्म हुआ, जैसे ही जन्म हुआ एक नए ईरान ईरान का 1979 में, जैसे ही ईरान में एक नए ईरान का जन्म हुआ 1979 में, पहले दिन पहले घंटे में ही उन्होंने देखा अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है इजराइल का उनको टॉपल करने के लिए। और तभी उन्होंने इजराइल की मान्यता भी समाप्त कर दी थी। मैं समय सीमित है देवनाथ सर, वापस लौटूंगा आपके पास। मैं तपेश जी का एक रिएक्शन ले लूं, इस वॉर को क्या कंटेन किया जा सकता है आज की तारीख में, कोई पॉसिबिलिटी बची है? अभी एज ऑन डेट अमेरिका और ट्रम्प के पास 4 ऑप्शंस हैं इस वॉर के लिए। पहला जो ऑप्शन है वो तो रजीम चेंज है, जो मुझे दिखता नहीं। बूट ऑन ग्राउंड अमेरिका इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। और वेयर आर द बूट्स? देयर इज नो बूट्स अराउंड जो विच कैन बी इमीडिएटली इन्फिल्ट्रेटेड। तो दैट इज अ वेरी वेरी रिमोट पॉसिबिलिटी। ईरान इज नॉट अ वेनेजुला। सेकंड इज, अब इसको, क्योंकि अमेरिका हारेगा नहीं तो मिलिट्री एस्केलेशन करेगा। अभी जैसे सुनने में आया कि ईरान के जो वॉरशिप्स को अमेरिका ने टॉर्पीडो से नेस्ट कर दिया, जो अपने इंडियन नेवी की एक्सरसाइज के बाद वापस जा रहे थे। जो ईरान ये क्लेम कर रहा है वो उसके पास कोई वेपन्स नहीं थे, जो थे। तो उसके बाद आई थिंक जो न्यूज आई है ओपन मीडिया में कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी, जो ईरान ने क्लेम भी किया, उसने अटैक किया है। कितना डैमेज हुआ नहीं हुआ, ईरान अमेरिका अपने डैमेज को कभी बाहर नहीं आने देगा। लेकिन अमेरिका इजराइल मिलकर चाहते हैं कि कुछ और कंट्रीज में शामिल हो और मिलिट्री को एस्केलेट किया जाए। तीसरा ऑप्शन ये होगा इसके साथ में कि ईरान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जाए। जो नहीं, वो तो 1979 से करते रहे, उसका बहुत बड़ा रिजल्ट उनको मिला नहीं। रहे तो वो जो ईरान के साथ है वो ईरान के साथ रहेंगे और आइसोलेट करना बस इतना ही है कि कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज को साथ में वॉर में जोड़ा जाए, यूरोप को भी। जी, फोर्थ ऑप्शन जो है वो इंक्रीज द कन्फ्लिक्ट जोन, जो मैंने बोला था शुरू में कि अमेरिका चाहेगा कि इस कन्फ्लिक्ट जोन को बढ़ा दिया जाए और जो रीजनल वॉर है इसको अगर वर्ल्ड वॉर में भी मतलब आप कह रहे हैं इनडायरेक्टली इसको कंटेन कर पाना अभी फिलहाल किसी भी सूरत में बहुत इंपॉसिबल लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन ये जंग जिस मोड़ पर पहुंच चुकी है, यहां से यू टर्न की तो कोई संभावना नहीं है। बाकी अब इस पर हमारी नजर आएगी, देखते हैं भविष्य में इसके गर्भ में और क्या क्या छिपा हुआ है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।